नमस्कार। नवरात्रि के अवसर पर बीएस टीवी की खास पेशकश शक्ति संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। नारी और नारी शक्ति की हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। नारी जो बहन, माँ और बेटी ही नहीं, आज की नारी अधिकारी है, जिम्मेदार है। और ऐसे ही प्रेरणा की मिसाल नारी उन महिला अधिकारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप तक उनकी जो कहानी है वो पहुंचा रहे हैं कि आज की नारी किस तरीके से सफल हुई है, कैसा उनका संघर्ष रहा है, इसके साथ ही कैसे वो अपनी ड्यूटी और घर को मैनेज करती है। क्योंकि नारी के पास में सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि कई जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम की खास मेहमान हैं एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित जी। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। थैंक यू बीएस। शालिनी जी, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, और सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है आपसे कि इस पोजीशन पे वर्दी पहनकर आपको कैसा लगता है? इस पोजीशन पर एज एडिशनल डीसीपी भोपाल का जो पुराना शहर है, इसकी मैं एडिशनल डीसीपी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे अधिकारियों ने, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे ये एक नारी के रूप में जिम्मेदारी दी। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही अगर हम संघर्ष की बात करें तो आज इस बड़े लेवल पे हैं आप, तो इसके पीछे बहुत कई संघर्ष रहा होगा। तो शुरुआत से आपकी जो कहानी है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड रहा और कैसा आपका संघर्ष रहा इस पोजीशन पर आने तक का? मेरी फैमिली में बिफोर मैरिज मेरे एक मदर फादर के साथ मेरा एक ब्रदर है, प्रेजेंटली बॉम्बे में पोस्टेड है। फादर वेटनरी डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए थे और मदर लॉ प्रैक्टिस करते थे। तो मेरी पूरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग में सिलेक्शन के दौरान वो संघर्ष की कहानी में कदम दर कदम मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर ने मेरा साथ निभाया। और हम सभी समझते हैं कि एक हमारे आज भारतीय सामाजिक परिवेश में किस तरह से जब हमारी एक तैयारी भी एक अपने आप में एक संघर्ष की गाथा है, तो इनिशियल सेटबैक्स रहे कई बार। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके ही कारण आज जो भी हूँ मैं, मेरा जो पोजीशन मैंने आज लाइफ में अपनी अचीव करी है वो मेरे पेरेंट्स के कारण ही है। और क्योंकि हमारे समाज में आज तब भी एक कहीं ना कहीं ये रहता था कि महिला लड़की है, इसकी शादी कर दो। और ये पहले इस सिलेक्शन होने के पहले मैं डीएसपी के पद पर, उसके पहले मैं एक्साइज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इनिशियली सब कहते, मतलब पेरेंट्स को ही सभी कहते थे कि अब आप इनकी शादी कर दीजिए। बट मेरे पेरेंट्स और स्पेशली मेरे नाना जी अगरे ने मुझे, हम कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारी शादी कर दें या छोड़ दो। सो क्रेडिट गोज़ टू माय फैमिली फॉर एनकरेजिंग मी और पूरा सपोर्ट देने के लिए। जो आज मैं हूँ जिस पद पर, वो उन्हीं की कृपा है और ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल। साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बड़ी पोजीशन के लिए बहुत संघर्ष रहता है और छोटी पोजीशन से शुरुआत होती है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? एग्ज़ाम आपने क्लियर की तो क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सफलता मिली और आगे बढ़े? मेरा एमएससी बायो साइंसेस से करी मैंने, और उसी दौरान जब मैं फाइनल ईयर था तो मुझे बायो साइंसेस तो था, लेकिन कभी ये नहीं रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। इट वॉज नेवर माई एम्बिशन। तो मुझे था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और बट आई वॉज नॉट वेरी सिंसियर कि ठीक है दे देते हैं। बट माई मदर फोर्स्ड मी कि अब फॉर्म भरा है तो इसको तैयारी करके दो। तो आई हैड सम अदर प्लान। फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप किया और अपनी 1 महीने की मैंने तैयारी करी और उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया। और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुई थी, लेकिन फाइनली आई कुड नॉट गेट सेलेक्टेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन हुआ और 1 वर्ष मैंने उस विभाग में सेवाएं दी। और उस सेवा के दौरान ही फिर मैं 3rd टाइम में अपीयर हुई पीएससी में, और फिर उसके बाद आई सिक्योर 23rd पोजीशन। और उसके बाद फिर मुझे डीएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ। तो ये अभी बोलने में तो क्षण भर है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो मैं और मेरी फैमिली समझते हैं।
और फ्रैंकली ये भी बोलना चाहूँगी कि 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लगा था कि नहीं यार, दिस इज़ शायद इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इतना पेशेंस नहीं था मुझे। तो जब 3rd अटेम्प्ट मैंने बिना तैयारी के वो अपना मेंस एग्ज़ाम दिया, बट शायद ईश्वर ने यही मेरे लिए रचा था, यही पद और वर्दी मेरे लिए रची थी। तो मेरा जब भी मैं अपने सारे मेंस एग्ज़ाम दे के निकलती तो आई डिड माई बेस्ट। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हमेशा हमारी जो पहले की तैयारी है हमेशा काम आती है। जैसा कि मैंने बताया कि जिस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें बिना पढ़े मैंने मेंस दिया है। तो जो मेरे गत 2 साल की तैयारी थी, और कहीं शायद मैं बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंड से थी, तो मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और आई गॉट सेलेक्टेड। जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि आप जुलूस की तैयारी करती हैं, इसके साथ ही कोई भी कार्य अगर आपके एरिया में हो रहा है, ज़ोन 3 में हो रहा है, तो उसे सही तरीके से वो कार्य हो तो वो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है। तो ऐसे में कभी भी कोई कार्य, जैसे अभी तो नवरात्रि का अवसर चल रहा है, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें होना है और इसकी मुझे जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट काम आ जाता है, या फिर CM का दौरा हो, या फिर कोई भी कार्य हो अचानक आ जाता है, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करती है? क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी रहती है और अचानक से काम आना यानी कि बहुत स्ट्रेस हो जाना। खुद को रिलैक्स कैसे करती हैं, मोटिवेट कैसे करती हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड और प्लान प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा सडन में भी प्रोग्राम्स यहाँ पर एक आ जाते हैं कई बार। तो हमारी ये पूरी टीम वर्क है। हम लोगों को मालूम है कि हमको बेसिक, अगर हमारे CM साहब की व्यवस्था है तो हमको क्या देखना है, तो उनकी व्यवस्था में हमको हमारे पॉइंट्स क्या हैं जो हमको ध्यान रखना है, तो वो हम सभी को बिल्कुल ध्यान रहता है। और हमारी जो टीम है, हमको एज लीडर मुझे ये भी मालूम है कि मेरा कौन सा स्टाफ किस काम में अच्छे से करता है। कोई किसी की लॉ एंड ऑर्डर है, किसी का मीडिया मैनेजमेंट है, किसी का पब्लिक डीलिंग अच्छी है। तो इन सब की जो हमारे स्टाफ की क्वालिटीज़ को देखते हैं, उनको उस तरह से दायित्व देते हैं। और भोपाल में हमारा जो स्टाफ है बहुत ट्रेंड है। हमारे जो सेट पे जो तुरंत कम्युनिकेशन होता है, किसी को पॉइंट ना भी दें, एक बार सेट पे पॉइंट देने पे जो निकटतम होता है वो तत्काल पहुंचता है। और हमारी जो भी व्यवस्था है, इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, और ऐसे में जो मेरी सहयोगी है यशा, उसके मन में काफ़ी ख्याल है कि कैसे आप मैनेज करती हैं ऑफिस को और घर को, तो वो आपसे पूछना चाहती है। बिल्कुल वैष्णवी, मैम के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ अभी पता चला है, लेकिन मैम की पर्सनल लाइफ में वो कैसी है ये भी जानना बेहद उत्सुक सा है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑफ़िस में तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, स्केड्यूल ही कुछ ऐसा रहता है इस फील्ड का, लेकिन मैम आप घर पे आपकी दिनचर्या कैसी है? आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देती हैं? मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम बेटर ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर है, प्लस अगर हमारा जो स्टाफ हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा घर हो, अगर हम सबको साथ लेके चलें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां आसानी से निभा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं फील्ड के साथ साथ अपनी घर की भी जिम्मेदारी निभा पाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पुलिस जॉब में हैं। अभी आपने देखा जैसे उनका कॉल आया था, तो ही टोल्ड मी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, बिकॉज मैं भी ट्राई करती हूँ कि अपना जो भी मेरा वर्क प्रोफाइल है उसमें मैं सिंसियरली काम करूँ। तो कई बार होता है कि मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ, तो ही रिमाइंडेड कि नहीं, तो अपने लिए थोड़ा रेस्ट का टाइम निकाल लेना। और मेरी मदर है, मदर इन लॉ है, बेटा है, तो उन सबका मुझे सपोर्ट है। उन्हीं के कारण मतलब मैं घर से एक तरह से बेफिक्र रहती हूँ। बेटा भी 9th में है। उसके अलावा मेरा जो घर पे पूरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं। आई डोंट ट्रीट दैम एज सर्वेंट्स, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। और उनको भी ये मालूम है कि मैडम बहुत बिज़ी हैं, तो वो उनको खुद मालूम है, तो वो दे मैनेज कि मैडम नहीं भी हैं, मैडम बहुत बिज़ी रहते हैं, तो मुझे करना है। जैसे मैं कभी अपने जो मेरे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं उनको कभी स्कोल्ड नहीं करती हूँ, कभी उन पे नाराज़ नहीं होती। नहीं, हम लोगों की लेडीज़ की थोड़ी सी
इन जनरल हैबिट होती है कि हम बहुत टोकते हैं घर में, ऐसा नहीं किया, ये कर दिया, देर से क्यों आई। बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे इश्यूज़ हैं जो चाहे लेडी ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, सबको डोमेस्टिक फ्रंट तो फेस हैंडल करना ही होता है। तो आई थिंक कि हमको उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका बेटा 9th में है, आप भी पुलिस ऑफिसर हैं और आपके हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर, तो उसे क्या बनाना चाहती है? उसकी अपनी इच्छा या फिर उसे पुलिस में ही जाना है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आज अब एज पेरेंट्स बात करूँगी। हमको अपनी चॉइस अपने बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। जो उनकी इच्छा है, जो उनकी एबिलिटी, लेट देम डू। तो अभी तो वो पढ़े, उसके बाद जब उसका कैरियर चूज़ करने का टाइम आएगा, जिसमें उसका जो रुचि होगी वो करे। वी नेवर गाइड कि तुम पुलिस में आओ या यूपीएससी दो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ऐसा हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि जो उसकी एबिलिटी है वो उसमें बेस्ट करे। और एक हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने। और अब बेटे की बात निकली है तो मैं दूसरे बच्चों की भी बात करूंगी जो यूपीएससी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है कभी कभी। जैसा कि आपका भी हुआ, तो अटैम्प्ट्स आपने दिए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको निराशा मिली, लेकिन सफलता मिली। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें निराशा मिलती है एक बार 2 बार प्रयास करने के बाद में, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या तो फिर वो लाइन छोड़ देते हैं या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके लिए ईश्वर ने एक दरवाज़ा बंद किया है, इफ़ वन डोर इज़ क्लोज देन 100 नंबर्स ऑफ डोर्स विल बी ओपन्ड। तो कभी हम ये ना सोचें कि शायद ईश्वर ने, अगर हम आज यहाँ पर नहीं हैं या यूपीएससी पीएससी नहीं क्रैक कर पाए, तो शायद ईश्वर ने और उससे कुछ अच्छा सोचा होगा। हम लोग तो यहाँ जॉब कर रहे हैं, मे बी वो अपना पूरा कोई एक स्टार्टअप सेटअप करें या कुछ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएगी, तो हो सकता है कि वो 100, 500, 1000 लोगों को जॉब दे। सो ईश्वर पर अपना विश्वास रखें। जो ईश्वर ने हमारे लिए तय किया है वो सर्वोत्तम है। मैम आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जैसे यहाँ पर तो सिर्फ काम ही काम होता है, हॉबीज़ तो यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मैम घर पे आप क्या ऐसा काम करती है जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं? जैसे आप मेरा चैम्बर देख रहे हैं, आपको पूरी जगह हरियाली मिल रही है, दिख रही है, तो यू अंडरस्टैंड आई लव गार्डनिंग। और मुझे बहुत पसंद है, चाहे जितना भी टाइम हो, अगर रात में 11 बजे भी जाऊंगी मैं, या मेरे जो चैम्बर में आप सारे प्लांटेशन देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मेरा स्टाफ मेंटेन करता है, मैं हर एक को खुद पर्सनली स्पर्श करती हूँ। इट टेक्स अ मोमेंट। अगर आपकी अगर अंदर से शक्ति है और आप में चाहत है किसी चीज़ के लिए, तो वो समय निकल आता है। तो मेरे लिए गार्डनिंग, मेरे प्लांट्स मुझे एक नई एनर्जी देते हैं, वो मुझे एनर्जाइज करते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं, जैसे मेरे ऑफिस में एक टाइपराइटर है, इट वाज लाइंग इन द स्टोर रूम। तो मुझे जो पुरानी एंटीक आइटम्स हैं उनको एक नए फॉर्म में रखना, प्रेजेंट करना, और जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है या कोई अनयूज़ चीज़ पड़ी है, मुझे लगता है कि इसको हम क्रिएटिव करके कैसे रीयूज़ कर लें और एक सामने ले आएँ, तो मेरी ये हॉबी है। मैम जैसा कि आपने बताया कि मेडिटेशन आप हमेशा करती हैं, तो मैम आप नेचर के बीच में मेडिटेशन करना पसंद करती हैं या घर के अंदर? ये मोस्टली तो मैं घर के अंदर ही करती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी हमको एक एम्बियंस चाहिए होता है। जो हमारा स्पेस है, सीक्रेट स्पेस है हमारे घर में, मैं वहीं करती हूँ मेडिटेशन। और उसके अलावा छोटे छोटे से ऐप्स हैं जिन मैं जैसे सदगुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, तो मिरेकल ऑफ माइंड है 7 मिनट्स का, तो गाड़ी में है या मुझे कहीं भी टाइम मिलता है, या ब्रीथ वॉचिंग है, वो इट डजेंट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लेस। आप जहाँ हो, जैसे हो, यू कैन डू इट। तो मुझे जब मौका मिलता है तो मैं करती हूँ। बाकी जो बेसिक क्रियाएं हैं मेरी, वो मैं घर पे मॉर्निंग में करती हूँ। जैसे कि शुरुआत से मैम आप इस फील्ड में हैं, और सभी जॉब प्रोफेशन में ऐसा होता है जेंडर बायसनेस, और सभी में आती है, कोई भी फील्ड हो। कहीं लड़की होने के नाते दबाया जाता है कि लड़की है, नहीं कर पाएगी, ये शिफ्ट नहीं कर पाएगी। जॉब प्रोफेशन में भी ऐसा होता है कि पुलिस विभाग में तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जो दूसरी फील्ड है उसमें ऐसा रहता है कि हम नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे और इसे नाइट शिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए, इसे ये पद नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये नहीं कर पाएंगी। तो लड़कियां एक अवसर ढूंढती है खुद को साबित करने का। तो ऐसा आपको भी अवसर मिला खुद को साबित करने का? यस, बिल्कुल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये ज़ोन 3 थोड़ा सेंसिटिव एरिया इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड,
और आई एम द फर्स्ट एज एडिशनल डीसीपी आई एम द फर्स्ट ऑफिसर इन द जोन। इसके पहले एज सीएसपी कई ऑफिसर्स रहे हैं। तो सर्टेनली मुझे एक अवसर मिला अपने आप को साबित करने का, और ये तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी ही बताएंगे कि उन्होंने जो मुझ पे बिलीव किया वो मैं किस मुकाम तक पहुंची हूँ। बिल्कुल, इसके साथ ही मैं वो बोर्ड भी सामने देख रही हूँ जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का वो बोर्ड है, और उसमें जितने भी जो नाम नज़र आ रहे हैं वो सभी लड़कों के हैं, और जो आपका नाम है वही बस महिला ऑफिसर है। तो कैसा लगता है कि इतने लड़कों के बाद में एक महिला ऑफिसर बनी है और आप इस एरिया को संभाल रही है, क्योंकि एरिया नामी एरिया है, पुराना भोपाल है और संभालना बहुत मुश्किल है। तो एक जिम्मेदारी एक महिला के हाथ में। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुझे लगता है कि हमको यहाँ पर एज जेंट्स या लेडीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, और मैं कहना भी चाहूँगी द फेमिनाइन इज़ ए पावरफुल डायमेंशन ऑफ लाइफ। विदाउट फेमिनाइन एनर्जी और शक्ति देयर वुड बी नथिंग इन एग्जिस्टेंस। तो हम सबको, चाहे वो महिलाओं पुरुष हो, इस अपनी जो एक लाउड थिंकिंग है कि ये महिला का डोमेन है या ये पुरुषों का डोमेन है। आज आप देखिए कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी महिलाएं उड़ा रही हैं। तो नथिंग इज़ दैट मच जेंडर ओरिएंटेड। बस ये है, हम जहाँ पर भी हों, चाहे महिला हों पुरुष हों, अपना बेस्ट परफॉर्म करें, और इट डजेंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैम, पर्सनली आप जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती है, मैम आपका संदेश उन लड़कियों के लिए क्या है? समाज में तुरंत अगर आप किसी को सहायता पहुंचा सकते हो तो वो है पुलिस जॉब। बिकॉज सारे विभागों में आपको पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। किसी का आवेदन है, किसी का खसरा है, खतौनी है, या फिर नगर निगम से रिलेटेड है, उनकी फाइल्स चलती हैं। लेकिन जब आप व्हेन यू आर ए पुलिस ऑफिसर, आप अगर आप फील्ड में हैं तो आप एक पब्लिक से लाइव कांटेक्ट में हैं। और जैसा कि मैं कई केसेस में हमें लगता है कि बीइंग लेडीज़ हम और सेंसिटिव होते हैं। गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, वो अपनी बात और बेहतर रूप से रख पाती हैं। और हम भी एज लेडी ऑफिसर्स अपने जो हमारा लेडी स्टाफ है, आज महिलाओं की पुलिस में भी भागीदारी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई है। 33% रिजर्वेशन भी है, तो और भी अब महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। तो एज लेडी ऑफिसर मुझे लगता है कि आई एम इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। मैं उनकी, हमारी महिला स्टाफ की भी समस्याओं को बेहतर रूप से समझ पाती हूँ, और हमारे जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, वो भी, उनकी भी हम समस्याओं को ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं और उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर पुलिस ऑफिसर्स। बस आपका एक मादा आप में होना चाहिए कि मुझे, जो हमारा पुलिस विभाग में है, देशभक्ति जनसेवा। बिकॉज ये सर्टेनली पुलिस जॉब थोड़ा टाइम तो रिक्वायर करता है कि ऑल टाइम हमको वी हैव टू बी ऑन टोज़, हमको हमेशा अलर्ट होना रहता है। कोई भी स्थिति आती है तो तुरंत आपको फील्ड में पहुंचना है। तो नथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई इंसिडेंट जिसके बाद में आपको अपनी वर्दी पर फख्र हुआ हो, मैं महिला हूँ, मैंने ये कार्य किया, ऐसा कोई लाइफ का अभी तक का आपकी जॉब में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? 2 इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ में। एक, मैं सीएसपी सतना थी, तब एक कंप्लेंट आई थी। उसमें मतलब कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड मैटर था उसका, और वो मैं इंक्वायरी के लिए बार बार डाउन द लाइन भेज रही थी। लेकिन वो 3rd टाइम में मैंने खुद उस केस को हैंडल किया। मैंने कहा नहीं, अब ये अगर ये कंप्लेंट बार बार आ रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग, इसमें कुछ होगा। तो फिर उस केस को मैंने खुद ही पूरा टेकअप किया, और उसमें हमारा जो कंप्लेनेंट था उसका बेटा एक्सपायर हो गया था। उसके साथ किसी ने चीटिंग कर ली थी और वो गरीब था, तो उसका पैसा भी फंस गया। इलाज के दौरान कुछ फ्रॉड हो गया उसके साथ, और उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो एज सीएसपी सतना मैंने उस केस को टेकअप करके उसको पूरा डील किया, उसके पैसे वापस दिलवाए, और जो भी विधिक कार्रवाई करवानी थी वो करी। तब उस दिन मुझे एक बहुत सेटिस्फेक्शन लगा। आई डोंट कंसिडर कि कोई रिच है या पुअर है, या किसी भी सोर्स से आया, बिना सोर्स से आया, डायरेक्ट मेरे पास आता है। मुझे लगता है कि इसमें मुझे इंटरवीन करना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली हैंडल करती हूँ। एक ये केस बताया। दूसरा, मैं जब एक एज एसडीओपी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी,
तब एक रेप का केस मेरे सामने आया, उसको मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें भी फ्रॉड हुआ था और उस महिला को ब्लैकमेल करके, वो प्रोफेसर थी और उसके नाम से गाड़ी भी सेंक्शन करा ली थी। तब वो मेरे केस संज्ञान में आया, वो बहुत महिला डरी हुई थी। आई हैंडल द एंटायर केस वेरी टैक्टफुली। उसकी बोलेरो भी वापस बुलवाई मैंने और उसमें 10 साल का सश्रम कारावास माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, वो तो है। और उस महिला जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, उसको पूरा उसकी फैमिली को सपोर्ट दिया, तब मुझे एक बहुत सुकून मिला कि आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई जॉब। जैसा कि हम ये कार्यक्रम नवरात्रि में कर रहे हैं, नवरात्रि यानी माता के 9 रूप, 9 देवियों की पूजा की जाती है और माता के 9 रूपों में से आप अपने आप में माता का कौन सा रूप देखती है, आपका व्यवहार कैसा है? देखिए, माता जी के रूपों की बात कहूँ तो हम महिलाओं को भी, महिला अधिकारी या कोई भी अधिकारी हो, अलग अलग रोल्स में अलग अलग रूप की रिक्वायरमेंट है। जब मैं अभी आप देखिए, जैसे आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा नेचुरल है कि एक सौम्य रूप है, जिस तरह से आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं वो रिप्लाई देना, तो यहाँ पे मेरा एक आप सॉफ्ट रूप देख रहे हैं। अगर हम मीटिंग में हैं या अपने स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं या कोई डिस्कशन है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको जैसे समीक्षा करना है तो किसी की गलती दिख रही है तो ऑब्वियसली हमको टोकना पड़ता है, थोड़ा सा अपना नाराज़गी भी प्रकट करना होता है, क्योंकि और जब अगर हम फील्ड में हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जब हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वहाँ पर अगर कोई हमको प्रॉब्लम चैलेंज आ रहे हैं तो नेचुरल है हमको उसमें अपना रौद्र रूप भी अख्तियार करना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर सिचुएशन में नॉर्मल है तो हम लोगों को भी कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग स्लैंग लैंग्वेज या रूड रफ लैंग्वेज यूज़ करें। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैम, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, गरबों का आयोजन हो रहा है, तो मैम इसमें आप महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करती हैं कि कोई छेड़खानी ना हो या कुछ भी ऐसा कुछ और ना हो? देखिए, जहाँ जहाँ पंडालों में गरबे की व्यवस्था है, पहले तो आयोजकों के साथ बैठक होती है, मीटिंग होती है, हम लोग उन लोगों को अपनी गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोगों को पूरी बेसिक क्या व्यवस्थाएं करनी है, पूरा जो उनका प्रेमाइसेस है वो CCTV पर्याप्त हो, वहाँ पर उनके वॉलंटियर्स पर्याप्त हों, पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। हम लोग अपना जो पुलिस भी अपना पूरा विस्तृत लेआउट करती है, पूरा पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया जाता है। लेडीज़ और जेंट्स को भी अंदर सिविल प्लेन क्लोथ्स में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि कोई इस तरह से छेड़खानी की घटना ना हो। और उसके अलावा चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नारी को, हम लोग पहले महिलाएं केवल घर तक ही एक सीमित थी, अब उनका नाउ स्काई इज़ द लिमिट। पूरा एक ग्लोबली सब जगह जा रही हैं, आ रही हैं। आज की हमारी यहाँ की भोपाल की बच्ची है जो कनाडा में जाके जॉब कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको खुद को स्वयं की अपनी सुरक्षा करना है। हम खुद घर से बाहर निकलें तो हम किस तरह से, हमारा सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, हमको किस तरह से अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उसको हमको कैसे फेस करना है। क्योंकि जब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तो आप ही फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप अवेयर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो नेचुरल है कि आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे और जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है उस तक पहुंचेंगे। तो मैं नवरात्रि में अभी सभी गर्ल्स को और विमेन फोक को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी शक्ति को पहचानिए, लेकिन हमारी शक्ति जो है, नारी शक्ति, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें और सब महिलाएं, सब बेटियां अपना बेस्ट करें और हम अपना एक जो अपना मध्य प्रदेश को और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करें। बिल्कुल मैम, जैसा कि मैं पूछना चाह रही थी वो आपने बता दिया कि नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहती है, और यही है कि आज की नारी शक्ति है और मजबूत है, जिम्मेदार है, ये तो बिल्कुल है। लेकिन किस तरीके से आप मोटिवेट करने के लिए उन्हें लाइंस कहेंगी, क्या कहेंगी कि वो समाज में आगे बढ़े, किसी भी कारणों से पीछे ना रखे अपने कार्यों में? बिल्कुल, मैंने जैसा कि अभी कहा ही कि जो फेमिनाइन है इज़ द ग्रेटेस्ट पावर,
और उनके बिना तो ये सृष्टि की ही कल्पना नहीं है। तो हर नारी को अपनी शक्ति को पहचानना है, लेकिन वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ें, यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए नारी एक शक्ति है और जिम्मेदार है आज की नारी, और लगातार समाज के लिए प्रयास करती है, कार्य करती है, और इसीलिए कहा जाता है नारी शक्ति। बिल्कुल, आज हमने मैम से जाना कि वो कैसे पूरी व्यवस्था मेंटेन करते हैं यहाँ पे उनके ऑफिस से। गरबा में सभी लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस देती है ताकि कुछ भी कोई भी अपराध ना हो। बिल्कुल यशा, और इसी तरीके से हम जो प्रेरक कहानी है महिला पुलिस अधिकारियों की वो लोगों तक पहुंचा रखे हैं कि समाज में ये एक प्रेरणा बने, और अगले जो लोग हैं, आगे जो महिलाएं बढ़ना चाहती है, शक्ति की मिसाल बनना चाहती है, प्रेरणा की मिसाल बनना चाहती है, तो वो इन प्रेरक कहानियों से सीखे कि कैसे समाज में आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से कार्य किए जाए। नमस्कार। नमस्कार।